पेशेंट आया, पेशेंट आया, पेशेंट और कोई नहीं, मैं ही हूँ। क्यों सर? आपको बड़े मजे आते हैं। लास्ट लेक्चर में भी आप पेशेंट बनकर ही आए थे ना। हमने लास्ट लेक्चर में पोसोलॉजी पढ़ी थी, जहां पर भी मैं ही पेशेंट था। हमने पढ़ा था कि पोसोलॉजी का मतलब होता है ड्रग कैलकुलेशन, हाउ मच साइंस, मतलब कि हमें देखना होता है कि बच्चों में, बूढ़ों में, जवान में, महिलाओं में, सभी में अलग अलग ड्रग का कंसंट्रेशन देना पड़ता है, क्योंकि सभी का मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन सभी में अलग अलग होता है। किसी में एक्शन जल्दी आ जाता है ड्रग का, किसी में लेट आता है, किसी में आता ही नहीं है, तो हमें डोज बढ़ाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। पोसोलॉजी, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी एंड डोज कैलकुलेशन हमने देखा था, जैसे कि बॉडी सरफेस एरिया से हमने देखा था, बॉडी वेट से हमने देखा था। उससे पहले लास्ट लेक्चर से भी पहले हमने पढ़ा था प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, है ना, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन देखा था। उससे पहले डोजेस फॉर्म देखे थे, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस डोजेस फॉर्म, एरोसोल, प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म, जहां पर हमने देखा था कि अगर आप डोजेस फॉर्म को अलग अलग क्लासिफाई करें तो कितने तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल अप्लाई करें और एक इंटरनल लें तो उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होगा। एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आईवी, आईएम, है ना, ओरल, बकल, सबलिंगुअल, इस बेसिस पे भी हमने डोजेस फॉर्म को क्लासिफाई किया था। फिर सभी की डेफिनेशन पढ़ी थी। याद आ गया? मैं पेशेंट हूं ना, तो मैं तो खांसता रहूंगा बीच बीच में। ताकि तुम्हें याद रहे कि मैं पेशेंट हूँ। अब उससे पहले हमने क्या देखा था? फार्मेसी एज ए करियर देखा था, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, फार्मेसी का डेवलपमेंट, फार्मेसी की हिस्ट्री, फार्मेसी का एस्टेब्लिशमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट। अभी तक हमने ये सारा सब कुछ कवर करा है यूनिट नंबर 1 में, है ना। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। सर एक बात बताओ, फार्मेसी में कैलकुलेशन की क्या जरूरत आ गई? एक बात बताइए, अच्छी भली हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अच्छा मजा आ रहा है, फिर आप ये बीच में कैलकुलेशन क्यों ला रहे हो? अरे लास्ट लेक्चर में भी हमने कैलकुलेशन करी थी ना पोसोलॉजी में, तो वैसी ही छोटी मोटी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। मैं जैसा बताऊंगा, जिस सीरीज में बताऊंगा, जैसा लिखना बताऊंगा, सेम वैसा लिख कर आना है। आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उससे बाहर और उससे ज्यादा लिखना किसी के बस का नहीं है। मतलब लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि बस का नहीं है, बट ऐसा है कि जब हमारा काम हो रहा है और वो भी बहुत अच्छे से एक वेल डिजाइन मैनर में, तो क्यों हम इधर उधर जाएं? ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन पे आते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, कैलकुलेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बोला कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पोसोलॉजी, और पोसोलॉजी में हमने देखा था कि बच्चों में, बूढ़ों में, जवान में, महिलाओं में, सभी में अलग अलग डोज देना पड़ता है। किसी को 100 mg, किसी को 200 mg, किसी को 50 mg, किसी को 600 mg, सभी में अलग अलग डोज देना पड़ता है। तो ये जो ड्रग का अलग अलग कंसंट्रेशन हम दे रहे हैं, इसको मेजर करना पड़ेगा, वे करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसीलिए पढ़ना पड़ेगा फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि हम आए दिन डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, अलग अलग तरह के डोजेस फॉर्म बना रहे हैं। जैसे कि डोजेस फॉर्म क्या होता है? डोजेस फॉर्म का सीधा सा मतलब है आपका ड्रग और उसके साथ हमने मिला दिया एक्सिपिएंट। जब मैंने डोजेस फॉर्म स्टार्ट किया था तो आपको बताया था ना कि ड्रग के साथ एक्सिपिएंट मिला दो तो बन जाता है डोजेस फॉर्म। और ड्रग अलग अलग हो सकता है, जैसे कि आपका पैरासिटामोल हो गया, कई तरह की ड्रग्स होती है ना, अलग अलग ड्रग है। और उसके साथ एक्सिपिएंट भी अलग अलग यूज करते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव हो गया, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, बाइंडर, तरह तरह के डिसइंटीग्रेट एजेंट जो होते हैं, या फिर बल्किंग एजेंट होते हैं जो बल्कनेस प्रोवाइड करते हैं। तरह तरह के एजेंट जो हैं, एक्सिपिएंट जो है, हम ऐड करते हैं हमारे ड्रग के साथ और बनाते हैं डोजेस फॉर्म। अब हमें यहाँ पर ड्रग का कंसंट्रेशन अलग अलग ऐड करना पड़ेगा, किसी में 100 mg, किसी में 200 mg। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक टेबलेट है सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट, जिसका है 500 mg। ये 500 mg की दवाई है सिप्रोफ्लोक्सासिन, है ना। ये जो कंपनी है, ये सिप्ला कंपनी की है, और ये टाइफाइड के लिए मैं लेता था, मुझे टाइफाइड होता था पहले। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से, है ना। तो मैंने आपको बोला कि उसमें 500 mg लिखा है, और मैं 500 mg लेता था क्योंकि मैं तो एडल्ट हूँ, मेरा लीवर अच्छा है, मेरी किडनी अच्छी है, अभी तो मैं एडल्ट फेज में हूँ। अभी मैं कौन सा बुढ़ापे में पहुंच गया, या मैं कौन सा बच्चा रह गया, है ना। तो अभी मैं एडल्ट फेज में हूँ, तो मेरा किडनी अच्छे से काम करेगा, लीवर अच्छे से काम करेगा। तो ये 500 mg की टेबलेट जब मैं सुबह लूंगा
और शाम को वापस लूंगा, मतलब एक दिन में कितना हो गया, 1000 mg में एक दिन में ले रहा हूँ, क्योंकि मैं तो हेल्दी हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, एडल्ट हूँ, तो अभी मेरा किडनी अच्छे से काम कर रहा है, लीवर अच्छे से काम कर रहा है, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट जल्दी हो जाएगा और अपना काम भी जल्दी कर देगा, एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो जाएगा। इस ड्रग का सारा काम, इस ड्रग का पूरा फार्माकोकाइनेटिक मेरी बॉडी में अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन बड़े आराम से हो जाता है एडल्ट में। ठीक है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली इन लीवर एंड किडनी। ठीक है सर, तो ये ड्रग का कंसंट्रेशन जो अलग अलग रखना है वो हम रखेंगे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन से, मतलब हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। ठीक है, कर लेंगे। अब कैलकुलेशन करने के लिए हम दो तरीके देखेंगे, एक तो आत्माराम तुकाराम भिड़े के जमाने के तरीके, है ना, मतलब कि पुराने जमाने के तरीके, और एक आज के जमाने के तरीके देखेंगे। तो दोनों स्टार्ट करेंगे। पहले पुराना वाला देखेंगे कि किस तरह से वे करते थे, अगर कुछ लिक्विड बनाना है तो किस तरह से मेजर करते थे, वो देखेंगे। उसके बाद आज के ज़माने के तरीके भी देखेंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है, फिर हमें देखना है एलिगेशन। एलिगेशन मेथड देखना है। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद प्रूफ स्पिरिट, ये भी बहुत अच्छे से देखेंगे, इसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थ्योरी देखेंगे। उसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा और भी कई जगह आएगा, थर्ड सेमेस्टर में भी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में आएगा, बहुत इजी टॉपिक है, वो भी देख लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेशन है, इसमें बस 2-3 लाइनें बताऊंगा। बाकी ये दो सिस्टम है, एक एम्पेरियल है, एक मैट्रिक सिस्टम है, ये दो सिस्टम अच्छे से देखने हैं। ठीक है, एम्पेरियल जो पुराना वाला है, मैट्रिक जो नया वाला है। मैट्रिक जो है अभी हम करंटली यूज ले रहे हैं, नया वाला है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। बहुत ही इजी टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, या तो आपको सीधा पूछेंगे कि फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन समझा दो 10 मार्क्स में, सीधा आएगा क्वेश्चन। तो आप जो मैं सीरीज बता रहा हूँ वो बताना, उसमें आपको एम्पेरियल और मैट्रिक सिस्टम दोनों बताने। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है एलिगेशन मेथड, या तो समझा दो 2 मार्क्स में, या इससे क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। फिर होता है प्रूफ स्पिरिट, इससे भी क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। ठीक है, फिर होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जनरली इससे क्वेश्चन नहीं बनता, पर इससे फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन जरूर बनता है, 100% क्वेश्चन आता है, ज्यादातर क्वेश्चन आता है, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं, पर फर्स्ट ही सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक में काम आएगा, काम तो आएगा ना, तो इसको भी अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। तो 10 मार्क्स, 2-5, 2-5 और 5 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन की जरूरत क्या है सर, जब शांति से हमारा काम चल रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, एज ए फार्मासिस्ट, आप डीआरएक्स है ना, फार्मासिस्ट है ना, फ्यूचर फार्मासिस्ट, तो एज अ फार्मासिस्ट वी हैव टू फॉर्मुलेट डोजेस फॉर्म। हमें क्या बनाने पड़ेंगे, अलग अलग तरह के डोजेस फॉर्म बनाने पड़ेंगे, जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, गैसियस डोजेस फॉर्म। उन डोजेस फॉर्म में हमें ड्रग का कंसंट्रेशन अलग अलग रखना पड़ेगा, उस ड्रग के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, वे करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन की। So, as a pharmacist, we have to formulate dosage form like tablet, capsule, liquid to understand pharmaceutical calculation. Pharmaceutical calculation को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मेट्रोलॉजी। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेट्रोलॉजी। सो नाउ व्हाट इज मेट्रोलॉजी? अगर हमें फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन को समझना है तो सबसे पहले हमें मेट्रोलॉजी को समझना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेट्रोलॉजी? मेट्रोलॉजी इज द साइंस दैट डील विथ वेट एंड मेजर्स, मतलब कि जो हम वे करेंगे ना, जैसे मान लीजिए इतना पाउडर लिया, थोड़ा और पाउडर लिया, ये जो वे कर रहे हैं, और मेजर का मतलब ये लिक्विड, इतना मेजर करा, ठीक है थोड़ा और डालो, इतना मेजर करा, ये लिक्विड। तो ये जो हम वे कर रहे हैं, ये जो हम मेजर कर रहे हैं, वो सब इसी के साथ है, यही डील करता है, मेट्रोलॉजी डील करता है। तो मेट्रोलॉजी इज द साइंस दैट डील विद द वे एंड मेजर। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा इमेज मैंने ऐड कर रखा है टेबलेट कैप्सूल का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वे करेंगे, है ना, वे करेंगे, मतलब कि वहाँ पे कैलकुलेटर ऐड कर रखा है, कितना mg, कितना ग्राम, वो सब। अगर बल्क में बनाना है तो ग्राम्स में बनता है, और अगर छोटा छोटा है तो mg में बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला
कि फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन समझने के लिए हमें मेट्रोलॉजी समझनी पड़ेगी। और मेट्रोलॉजी क्या होती है? मेट्रोलॉजी इज द साइंस दैट डील विथ वेट एंड मेजर्स। ठीक है, अब ये जो मेट्रोलॉजी है इसको फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जो कि मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था। दोनों के नाम है, एक का नाम है इंपेरियल सिस्टम और दूसरे का नाम है मैट्रिक सिस्टम। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इंपेरियल सिस्टम जो है ओल्ड सिस्टम है, एंशिएंट टाइम पे यूज किया जाता था, बहुत पुराने टाइम पे यूज किया जाता था, ये बहुत ही ओल्ड सिस्टम होता है। और ये आज के ज़माने का सिस्टम है, करंटली यूज करते हैं मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो एम्पेरियल के लिए लिखा हुआ है, देखो ये एरो जो है ये एम्पेरियल के लिए करा गया है, एम्पेरियल के लिए लिखा हुआ है कि एम्पेरियल जो है ओल्ड सिस्टम है। अगर आपको कुछ वे करना है, अगर आपको कुछ मेजर करना है, तो वे और मेजर करने के लिए जो ओल्ड सिस्टम होता है वो होता है एम्पेरियल सिस्टम। अब इंपेरियल सिस्टम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है सर, अभी तक हमें फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन करनी थी तो हम मेट्रोलॉजी के पास गए। मेट्रोलॉजी 2 में डिवाइड होता है, इंपेरियल, मैट्रिक। इंपेरियल पुराना, मैट्रिक नया। अब इंपेरियल को देखने गए तो इंपेरियल भी 2 में डिवाइड होता है। एक हो गया आपका एवोर्डिपस, या फिर आप बोल लीजिए एवोडुपोइस, एवोडुपोइस सबसे बेस्ट रहेगा। और दूसरा हो गया एपेथोकैरिस, एपेथोकैरिस। अब आप बोलोगे सर इसका नाम आपातकालीन ही रख देते, एपेथोकैरिस क्या नाम है ये? तो मेरा तो यही सजेशन है, स्पेलिंग याद रख लो, प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में आके, है ना। सो एवोडिपोरस, ऐसा लगता है किसी डायनासोर के एक का नाम है। ठीक है, और दूसरा है एपोथेकेरिस। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एवोडिपोइस। देखो बार बार मेरे से गलती होगी बोलने में, क्योंकि क्या है कि ये नाम भी अजीब है, तो इसका नाम हम शॉर्ट में अवो याद रख लेते हैं, अवो भैया, है ना। और इसका अपो भैया, 2 भैया है हमारे पास। तो हमारा जो इंपेरियल सिस्टम है इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया अवो भैया अपो भैया में, है ना। एक तो अवो सिस्टम हो गया, एक अपो सिस्टम हो गया, अपोथेकेरिस सिस्टम। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जो अवो सिस्टम है, इन दिस सिस्टम द पाउंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वे एंड ऑल मेजर ऑफ मास। अगर हमें मेजर करना है तो अगर हम एवो सिस्टम से मेजर कर रहे हैं, किस सिस्टम से मेजर कर रहे हैं? अगर हम ड्रग को, पाउडर ड्रग को, लिक्विड की बात नहीं कर रहा, अगर हम पाउडर ड्रग को मेजर कर रहे हैं और अगर हम पाउडर ड्रग को एवो सिस्टम से मेजर कर रहे हैं तो हम एलबी को एज अ स्टैंडर्ड मानेंगे। लास्ट लेक्चर में देखा था ना, वेट इन पाउंड, मतलब कि एलबी वगैरह, एलबी से एब्रीविएशन होता है एलबी इसका। तो यहाँ पर जो एवो सिस्टम होता है, इन दिस सिस्टम द पाउंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वे। यहाँ हम वे करते हैं ना तो पाउंड में करते हैं। और वहीं अगर एपो भैया की बात करें, अपो भैया की, तो जो अपो भैया हैं उनका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वे का वो है ग्रेन। तो ये बात ध्यान रखना, दोनों के स्टैंडर्ड यूनिट अलग अलग है। जो हमारे अवो भैया है उनका जो वे का स्टैंडर्ड यूनिट है वो है पाउंड, पाउंड में यहाँ पर मेजर करते हैं, वे करते हैं ड्रग्स को। और जो अपोथिकेरी सिस्टम है इसमें हम ग्रेन्स में मेजर करते हैं ड्रग को। ड्रग को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, माइक्रोग्राम, है ना। जैसे आपका ये पाउंड हो गया, ग्रेन हो गया। तो मैं आपको ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ कि एवो वाले में पाउंड में मेजर करना पाउंड स्टैंडर्ड है और एपो वाले में ग्रेन में मेजर करना ग्रेन स्टैंडर्ड है। क्लियर? ठीक है, इंपेरियल को 2 में डिवाइड किया था, एवो, एपो। और जो एवो है उसको हमने देखा तो वहां पर जो स्टैंडर्ड यूनिट मिली वो मिली पाउंड और एपो में मिली ग्रेन। अब यहाँ पर आपको ये 2-3 चीजें याद रखनी है कि पाउंड को किससे डिनोट करते हैं, एब्रीविएशन क्या है? एलबी। तो 1 LB इक्वल्स टू 16 OZ। OZ का मतलब होता है आउंस, OUNCE। अलग अलग तरह की यूनिट है। मैं आपको इतना सा समझा रहा हूँ कि सिर्फ याद रख लो, ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 मार्क्स में आएगा तो हमें सिर्फ लिखना है ना। अब ये OZ को खोल के लिखोगे OUNCE, OUNCE के लिए एब्रीविएशन है OZ। तो इतना क्यों जानना है? हमें सिर्फ इतना जानना है जिससे हमारा काम हो जाए, है ना। जहां जानने की जरूरत है वहां हम समझते हैं। तो चलिए एवो में देखते हैं। एवो में हमने देख लिया कि पाउंड जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड है। तो 1 LB, क्योंकि पाउंड को LB से लिखते हैं, तो 1 LB इक्वल्स टू 16 OZ, 1 LB इक्वल्स टू 7000 ग्रेन। अगर एक LB को ग्रेन में देखूं तो एक LB के बराबर 7000 ग्रेन होते हैं। 1 LB इज इक्वल टू 7000 ग्रेन। ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, 82 रुपीज, 85 रुपीज, जो चेंज होते रहते हैं करेंसी US डॉलर्स। तो वैसे ही है यहाँ पर 1 LB इक्वल्स टू 7000 ग्रेन होता है, 1 LB इक्वल्स टू 16 OZ होता है। OZ का मतलब होता है आउंस। उसके बाद 1 OZ, अगर मैं 1 OZ को देखूं तो यहाँ पर डिवाइड कर देना 7000 डिवाइडेड बाय 16, तो आ जाएगा आपका ग्रेन्स में आंसर। ठीक है,
सो 1 ओजेड इज इक्वल टू 7000 डिवाइडेड बाय 16, तो आपका आ जाएगा 437.5 ग्रेन। तो ये बस आपको याद रखना है, कोई आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा लिख देना। वो जो सिस्टम होता है वहां पर पाउंड जो है स्टैंडर्ड यूनिट होती है, 1 LB इक्वल टू 16 ओजेड होता है, 1 LB इक्वल टू 7000 ग्रेन होता है, और 1 ओजेड निकालना है, मतलब कि ये जो आउंस है अगर ये निकालना है तो 7000 डिवाइडेड बाय 16 ग्रेन, तो आंसर आ जाएगा 437.5 ग्रेन, बस, ठीक है। उसके बाद है आपका एपो सिस्टम। यहाँ पर जो है ग्रेन में हम वे करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ये है हमारी। तो 20 ग्रेन इज इक्वल टू 1 स्क्रपल, ठीक है। 60 ग्रेन इज इक्वल टू 1 ड्रैक्म, और वी कैन से DR याद रख लो, क्योंकि DRX तो तुम और DR तो याद रख ही लोगे, है ना। शॉर्ट फॉर्म याद रखो ताकि नाम तो पीछे याद रख लेंगे हम, है ना। फिर 437.5 ग्रेन इज इक्वल टू 1 आउंस, और 8 DR इज इक्वल टू 1 आउंस। ये हमें याद रखना है, ये जो डाटा है ना ये हमें याद रखना है बस, और कुछ हमें नहीं करना। यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं है, ये कन्वर्जन का डाटा एक तरह का, कि पुराने सिस्टम में जो ड्रग होती थी, ड्रग को जब वे करते थे, तो अगर हमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या हमें चेक करना है कि 1 LB को अगर हम आउंस में देखें तो कितना आउंस होता है, तो सीधी सी बात है 1 LB इक्वल टू 16 आउंस होता है, 1 LB इक्वल टू 7000 ग्रेन होता है, और 1 आउंस इज इक्वल टू 7000 डिवाइडेड बाय 16 होता है, मतलब कि 437.5 ग्रेन होता है। और वहीं देखिए 20 ग्रेन का मतलब होता है तो 1 स्क्रपल होता है, 60 ग्रेन का मतलब 1 DR, और 437.5 ग्रेन का मतलब 1 आउंस। ये देखो, ये 437.5 ग्रेन इक्वल टू 1 आउंस, 437.5 ग्रेन इज इक्वल टू 1 आउंस, एक ही बात है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो दो सिस्टम है आपके। अगर मैं देखूं इंपीरियल सिस्टम पुराना सिस्टम होता है। इंपीरियल सिस्टम में दो सिस्टम होते हैं, एवो एपो। एवो में हमने देखा स्टैंडर्ड यूनिट अलग होती है, एपो में स्टैंडर्ड यूनिट अलग होती है। ये तो बात हुई सॉलिड डोजेस फॉर्म की। जो पाउडर वाले डोजेस फॉर्म है उनसे जब हम टेबलेट फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, कैप्सूल फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, तो उसकी बात हुई। अब लिक्विड का क्या, तो एवो सिस्टम हो या एपो सिस्टम हो, लिक्विड के लिए एक ही मेजरमेंट यूनिट है। यहां पर तो अलग अलग है। अगर सॉलिड की बात करूं, पाउडर की बात करूं, तो एवो के लिए पाउंड है, एपो के लिए ग्रेन है। पर लिक्विड में चाहे एवो हो या एपो हो, लिक्विड में एक ही होती है और उसका नाम है आपका गैलन। गैलन में होता है। यहाँ पे लिखा है द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब है कि वॉल्यूम को मेजर करना, ठीक है, कितना है मेजर करना। तो जो द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी इज द सेम इन बोथ, एवो भैया में देख लो या एपो भैया में देख लो, दोनों ही सिस्टम में जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है गैलन, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको वही बता रखा है 1 गैलन इक्वल टू 160 फ्लूइड ऑन्स, 1/4 ऑफ गैलन, 1 क्वार्ट, 1/8 ऑफ गैलन, 1 पाइंट, पाइंट वो वाला नहीं है ये, ठीक है, 1/160 ऑफ गैलन, 1 FL फ्लूइड आउंस, और 1/8 ऑफ FL मतलब फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 1 FL DR। तो ये आपको याद रखना है। इसका सिंपल सा फंडा है कि ये कन्वर्जन है। जैसे एक गैलन में 160 फ्लूइड आउंस होते हैं तो होते हैं, सीधी बात है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, एक तो हमने देखा लिक्विड के लिए, एक हमने देखा सॉलिड के लिए, और ये जो चल रहा है ये चल रहा है एम्पीरियल। तो एम्पीरियल में जो पुराना सिस्टम है उसमें दो था, एवो एपो, जिसमें सॉलिड के लिए हमने देखा दो, और दो तरह की स्टैंडर्ड यूनिट। पर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में चाहे एवो भैया हो चाहे एपो भैया हो, दोनों में गैलन ही यूनिट आती है एज अ स्टैंडर्ड। मेजर कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये याद रखना है, देखो याद हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि गैलन है, अब गैलन का 1/4 है 1 क्वार्ट, फिर गैलन ही है, गैलन का 1/8 है 1 पॉइंट, तो 1/4, 1/8, 1/160, ऐसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैट्रिक सिस्टम पे। आज का सिस्टम, अभी का सिस्टम, थैंक गॉड, क्योंकि पुराने सिस्टम में जो यूनिट्स है वो पढ़ पढ़ के परेशान हो जाता है आदमी। देखो परेशान वाली इतनी बात नहीं है, पर होता है, नया नया पढ़ते हैं ना कि इसको इसमें कन्वर्ट करें तो ये इतना आउंस होता है, ये इतना LBS होता है, 1 LBS इक्वल टू इतना होता है। वो जेठालाल की तरह कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। अब आ जाते हैं मैट्रिक सिस्टम पे, क्योंकि हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा इंपेरियल सिस्टम जिसमें हमने देखा एवो एपो। अब हम आते हैं मैट्रिक सिस्टम पे। मैट्रिक सिस्टम में भी दो चीजें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे सॉलिड के लिए, जैसा कि हमने इसमें देखा सॉलिड के लिए, फिर हम देखेंगे लिक्विड के लिए, जो मेजर करते हैं लिक्विड के लिए। तो जो हमारा मैट्रिक सिस्टम है जिसको हम अभी यूज कर रहे हैं, नया सिस्टम है, ये स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड के लिए। metric system, the metric system is used to like calculate or weigh or measure, है ना, the drug. So the metric system is used in the Indian pharmacopoeia for the measurement of weight and capacity.
सीधी सी बात है। जो मैट्रिक सिस्टम है वो इंडियन फार्माकोपिया में यूज किया जाता है अगर आपको ड्रग को वे करना है, कितना है 500 mg है, ठीक है, ड्रग को वे करना है, या फिर आपको मेजर करना है कितना आया, ठीक है, इतना ml आया। तो अगर आपको वे करना है, मेजर करना है आज के टाइम पे, तो मैट्रिक सिस्टम है। द मैट्रिक सिस्टम इज यूज्ड इन द इंडियन फार्माकोपिया, और इंडियन फार्माकोपिया में भी मैट्रिक सिस्टम ही यूज होता है। और आपको पता है इंडियन फार्माकोपिया में सभी ड्रग्स की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो जब वही ये फॉलो कर रहे हैं, वही ये इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम भी यही फॉलो करेंगे। ठीक है, क्लियर। फॉर मेजरिंग वेट, अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं जिससे हम वेट को मेजर करेंगे। एक तो होता है एनालिटिकल वेइंग बैलेंस, जिसको हिंदी में बोलूँ तो तराजू, ठीक है, और एक होता है वे बॉक्स, और वी कैन से वेट बॉक्स। वो आगे मैं बताऊंगा कैसे वे करना है बॉक्स से, वो आगे अगला आएगा। पहला देखो एनालिटिकल वेइंग बैलेंस, ये आपका एनालिटिकल वेइंग बैलेंस है। सपोज करो यहाँ पे मेरे हाथ में तराजू है ना। तराजू में क्या होता है, बीच में कांटा होता है, बिल्कुल देशी भाषा में चलते हैं, बीच में कांटा होता है, दो ही तरफ ऐसे होते हैं, ठीक है। एक तरफ मैंने 5 किलो रख दिया और दूसरी तरफ मैं ड्रग डालता जाऊंगा, तो जब वो ड्रग भी 5 किलो हो जाएगी तो वो कांटा बीचों बीच आ जाएगा। तराजू तो सबने देखा होगा, है ना, पुराना तराजू। देखो यहाँ पर इस तरह से इसको, है ना, ये दोनों तरफ है, यहाँ पर मैं कुछ रख दूंगा और यहाँ पर ड्रग डालता रहूंगा, दोनों बराबर आ जाएंगे, ये कांटा बीच में आ जाएगा। इस तरह से मेजर करते हैं, बहुत सिंपल है। अब इसको इंग्लिश में देखो, द वेइंग बैलेंस, ये जो आपका एनालिटिकल वेइंग बैलेंस है, द वेइंग बैलेंस शुड बी क्लीन एंड डस्ट फ्री। अब एक बात बताइए, हम ड्रग को वे कर रहे हैं, और ड्रग क्या है हमारा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने वाला है। तो जब हम ऐसी ड्रग जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने वाली है उसको मेजर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या उस एनालिटिकल बैलेंस पे डस्ट होना चाहिए क्या? नहीं नहीं सर, उसको तो एकदम साफ करके वहां पर ड्रग डालेंगे, है ना, उसको एकदम क्लीन करेंगे, साफ करेंगे और एकदम कैलिब्रेट करेंगे। हम पहले ही देख लेंगे कि कुछ ऊंच नीच तो नहीं है ना, दोनों बराबर है ना, हाँ दोनों बराबर है। देखो ये कांटा बीचों बीच है ना, इधर भी नहीं हो रहा, इधर भी नहीं हो रहा, एकदम बीचों बीच है। अभी ये देखो, ये कांटा बिल्कुल बीचों बीच है, दोनों जो वेइंग बैलेंस है वो बराबर है। जब एक तरफ झुकेगा, जब इधर बाहर ज्यादा होगा तो इधर झुकेगा, इधर होगा तो इधर झुकेगा, पता है। तो हम ये देखेंगे कि वो जो है बिल्कुल नॉर्मल हो, नॉर्मल पे सेट हो, सेफ हो, क्लीन हो, है ना, एकदम ऐसा नहीं हो डस्ट वगैरह हो, एकदम क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए, और कंटामिनेशन किसी भी तरह का उसमें नहीं होना चाहिए। और ये भी चेक कर लेना कि जब आप ड्रग डाल रहे हो तो पहले से कुछ पार्टिकल उस पर स्टिक तो नहीं है, जहां पर आप ड्रग डाल रहे हो उस पर स्टिक तो नहीं है, चिपका हुआ तो नहीं है। सपोज कि ये जो वेइंग करने के लिए ये है, इसमें मान लीजिए ये यहाँ पे पहले से कोई ड्रग स्टिक है और आप ड्रग डाल रहे हो, तो फिर वो ड्रग तो खराब हो जाएगी, कंटामिनेशन हो जाएगा। तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा वेइंग बैलेंस होता है वो क्लीन हो, वो डस्ट से फ्री हो। साथ ही साथ अब वेइंग बैलेंस में हम क्या यूज करते हैं, बटर पेपर, बटर पेपर रखते हैं, ठीक है, बटर पेपर रख दिया, उसके ऊपर हम ड्रग को डालते हैं। सर बटर पेपर क्यों रखा? क्योंकि बिना बटर पेपर के क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने बटर पेपर नहीं रखा होता और डायरेक्ट कर रहा होता, तो डायरेक्ट जब मैंने करा तो वहां पर वो चिपक सकता था ना उस पर, है ना, जिस पे भी मैं कर रहा हूँ। पर बटर पेपर पे कोई भी ड्रग स्टिक आसानी से नहीं होती, चिपकती नहीं है आसानी से। दूसरा, बटर पेपर जो है लाइट इन वेट होता है, बिल्कुल हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है, पता ही नहीं लगता उसका कोई वेट है भी नहीं, ठीक है। तो बटर पेपर को भी हम यूज करते हैं, क्योंकि बटर पेपर बिकॉज इट इज नॉन ग्रीसी, मतलब वहां पर कोई भी ड्रग स्टिक नहीं होती, और बटर पेपर जो होता है लाइट इन वेट होता है, मतलब हल्का होता है, तो बटर पेपर नॉन ग्रीसी होता है, कोई भी ड्रग वहां पर आसानी से स्टिक नहीं होती है, और बटर पेपर लाइट इन वेट होता है, और बटर पेपर से आप बिना किसी कंटामिनेशन के ड्रग को वे कर सकते हैं। इसलिए आप बटर पेपर को यूज करते हैं आपके एनालिटिकल वेइंग बैलेंस में, ठीक है। क्लियर हुआ एनालिटिकल वेइंग बैलेंस? कुछ भी नहीं है, ड्रग को अमाउंट को मेजर करना है, तो ड्रग के अमाउंट को मेजर करने के लिए जो एनालिटिकल वेइंग बैलेंस है वो क्लीन होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए, कैलिब्रेट होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई मतलब लाइक फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ड्रग को कैलकुलेट कर रहे हैं और ये बहुत रिस्की काम है। क्योंकि मान लीजिए ड्यूरिंग द कैलकुलेशन और ड्यूरिंग द मेजरमेंट, ड्यूरिंग द वेइंग ऑफ द ड्रग, अगर कोई कंटामिनेशन इसमें हो गया ड्रग में, तो फिर तो हम डोजेस फॉर्म बना देंगे, फिर इंसान के पास जाएगी, फिर इंसान बेचारा परेशान हो जाएगा। तो ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो वेइंग बैलेंस है ये क्लीन होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए। यहाँ पर बटर पेपर का यूज करेंगे क्योंकि बटर पेपर नॉन ग्रीसी होता है, लाइट इन वेट होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका वे बॉक्स। ये देखो, ये होता है वे बॉक्स, दिख रहा है आप सभी को? मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ इसको, एक सेकेंड। मेरे पास एक फीचर है आपके लिए, बहुत प्यारा सा फीचर। इस वेट बॉक्स को मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा।
हाँ, तो अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा, मेरे को देख के आना पड़ेगा क्योंकि मेरे को एश्योरिटी लेनी है कि आपको सब दिख रहा है। हाँ, अभी आपको दिख रहा है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखो, ये जो छोटे छोटे बॉक्स बने हैं ना, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ये ग्राम्स में बने हैं। ये जो बड़े बड़े बने हैं ना, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ये बड़े बड़े हैं, है ना, बल्क अमाउंट की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नीचे जो छोटे छोटे हैं ना, छोटे छोटे, ये mg में है। 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 500 mg, ये mg में है। तो जो छोटू छोटू से हैं, ऑब्वियसली वो छोटू हैं तो उसमें कम ही ड्रग जाएगी, mg में आएगी, है ना। और जो बड़े बड़े हैं वो ग्राम्स के लिए है। चलिए ठीक है। तो वेट बॉक्स में हमने क्या देखा कि वेट बॉक्स में डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक डिफरेंट साइजेस यहाँ पर आपको अवेलेबल होती है। साथ ही साथ 2 mg से लेकर 500 mg तक डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होती है। 1 ग्राम से 100 ग्राम, 2 mg से 500 mg तक की डिफरेंट साइजेस आपको वेट बॉक्स में अवेलेबल होती है। जब आप उसमें ड्रग फिल करेंगे और वो गैप फिल हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये कंप्लीट हो चुका है। जैसे मान लीजिए 2 mg का गैप है ना, 2 mg का। अब मैंने यहाँ पर ड्रग डाली और वो फिल हो गया तो हमें क्या पता लग गया कि 2 mg कंप्लीट हो चुका है। तो हमें डोज कैलकुलेशन में आसानी होगी वेट बॉक्स से, क्योंकि हमने फिल करा और वो जो स्पेस है वो फिल हो गया। अब वो स्पेस 2 mg का था तो हमें पता लग गया कि 2 mg ये ड्रग हो गई। तो बहुत आसान काम हो जाता है इससे, है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि आपको डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होती है 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक की। और उसके बाद लिखा है 2 mg से लेकर 500 mg तक की डिफरेंट साइजेस आपको यहाँ पर दे रखी होती है वेट बॉक्स में, और वी कैन से वे बॉक्स में। अब ये जो साइजेस हैं, जैसे अगर मैं mg की बात करूं कि 2 mg से लेकर जो 500 mg तक की साइजेस होती हैं, ये वाली 2 से लेकर 500 mg तक की जो साइजेस होती हैं, ये कुछ फ्लैट होती हैं, कुछ सर्कुलर होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं। ठीक है, कुछ फ्लैट होती हैं, कुछ सर्कुलर होती है। और यहाँ पर ये भी लिखा है हैव टर्न्ड अप एज टू फैसिलिटेट हैंडलिंग विथ फोर्सेप। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर टर्न्ड अप एज दिखेगा इस तरह से, ध्यान से देखिएगा। ये जो है आपको इस पे यहाँ पर ये टर्न्ड अप एज दिख रहा है ना, ये जो एज दिख रहा है यहाँ पर फोर्सेप्स रखा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये तो बात हो गई 2 mg से लेकर 500 mg की। वहीं अगर बात करूं 1 से लेकर 100 ग्राम, आप देख सकते हैं 1 ग्राम, 2 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 100 ग्राम तक की, तो ये जो होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। आप देख सकते हैं दीज आर द सिलेंड्रिकल शेप्स। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप से होते हैं ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि इनके ऊपर एक नॉब लगा रहता है जिससे इनको पिक करना आसान होता है। ठीक है, तो इस तरह से नॉब होता है, तो इस तरह से पिक करना आसान होता है इसको। क्लियर है, ये तो इजी है। अगर आपको बल्क प्रिपरेशन करनी है तो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम तक की बल्क प्रिपरेशन करनी है तो भी आप कर सकते हैं। और ये जो बल्क प्रिपरेशन की साइजेस होती है ये भी सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। क्लियर। और एक बात ध्यान से सुनना कि ये जो साइजेस हैं यहाँ पर आपने नोटिस करा होगा, अगर मैं जब आपको ग्राम की बात बता रहा हूँ कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, तो यहाँ पर आपने एक बात नोटिस करी होगी कि 20 ग्राम 2 बार आ रहा है और 2 ग्राम भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, मैं आपको रफ करके दिखाता हूँ कि 2 ग्राम भी 2 बार आ रहा है और 20 ग्राम भी 2 बार आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए 40 बनाना है तो क्या करोगे, 20 और 20 तभी बनेगा ना 40। ठीक है, मान लीजिए 4 बनाना है तो 2 और 2 तभी बनेगा 4। तो यहाँ पर 44 ये सब बनाने के लिए जैसे 2 को 2 बार रखा गया है और 20 को भी 2 बार रखा गया है। 20 की जो साइज है वो भी 2 बार रखी गई है और 2 जो साइज है वो भी 2 बार रखी गई है इस वे बॉक्स में। इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि ये जो वे बॉक्स है ना, जहाँ पर हम ड्रग को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ड्रग के अमाउंट को डाल डाल कर देख ले, है ना, देख रहे हैं, तोतलापन हो गया थोड़ा सा। तो जैसे मान लीजिए ये 2 mg का स्पेस था, 2 mg का, है ना, 2 mg की साइज थी। यहाँ पर मैंने ड्रग को फिल करा और अब ये जो साइज फिल हो गई तो हमें पता लग गया कि हाँ 2 mg डल चुका है। पर हम कैसे मान ले कि वो स्पेस 2 mg का ही था? अरे सर सीधी सी बात है, वे बॉक्स में लिखा है तो क्या मान लेंगे? क्या नहीं मानेंगे?
कब तक नहीं मानेंगे? जब तक कि किसी भी वे बॉक्स पे गवर्नमेंट का स्टैंप नहीं होता। गवर्नमेंट का स्टैंप होने के बाद ही हम बोलेंगे कि ये वे बॉक्स जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। क्योंकि वे बॉक्स को गवर्नमेंट चेक करती है, गवर्नमेंट जो है एवेल्युएट करती है, पता लगाती है कि जो साइजेस सच में लिखी हुई है 2 mg 500 mg 1 ग्राम 100 ग्राम, क्या वो साइजेस उतनी ही हैं? क्या वो साइजेस सही हैं? अगर वो सही हैं तो गवर्नमेंट स्टैंप लगा देती है और फिर आप अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने चेक कर लिया, गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन कर ली, इंस्पेक्ट कर लिया, तो आप इजीली कैलकुलेशन अब कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट में लिखा भी है, ऑल वे फॉर यूज इन ट्रेड मस्ट कैरी ए गवर्नमेंट स्टैंप। क्या होना चाहिए इन पे? गवर्नमेंट स्टैंप होना चाहिए, विच इंडिकेट दैट देयर एक्यूरेसी हैज बीन वेरीफाइड, जो ये दर्शाता है कि ये जो साइजेस है, इनमें जो स्पेस है, इनमें जो एरिया है, इनमें जो जगह है, वो बिल्कुल उतनी ही है जितनी लिखी हुई है। ठीक है, ये एकदम वेरीफाइड है, ये एकदम एक्यूरेट है, इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। वो सब कैसे पता लगेगा? गवर्नमेंट के एक स्टैंप से। तो जो गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर होगा वो इंस्पेक्शन करेगा इस वे बॉक्स का, इसकी मेजरमेंट लेगा, सब कुछ चेक करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हमने देखा अभी तक मैट्रिक सिस्टम में हमारा, सबसे पहला देखा था एनालिटिकल वे बैलेंस और उसके बाद देखा वेट बॉक्स। क्लियर? अब लिखा है मेजरमेंट ऑफ वेट इन मैट्रिक सिस्टम। वेट को कैसे मेजर करोगे? तो वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम यहाँ पर यूज होता है। क्या यूज होता है? किलोग्राम। उधर अलग अलग थे, है ना, पाउंड था, एलबी था, आउच था, जो भी था, अलग अलग तरह के थे, है ना। तो यहाँ पर अलग है, यहाँ पर क्या है? किलोग्राम है। ए किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट। यहाँ पर किलोग्राम है, एक ही है, किलोग्राम है, बात खत्म। अभी आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, एक हेक्टोग्राम मतलब क्या होता है? 100 ग्राम। एक डेकाग्राम मतलब क्या होता है? 10 ग्राम। तो आप जीरो कम करते जाना। देखो, इजी है ना, कुछ भी नहीं है। तो इधर याद रख लो, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इधर जीरो कम करते जाना। 1000, 100, 10, 0.1, 0.01, 0.001, तो बस 10 कम करते जाओ, डिवाइड बाय 10 करते जाओ, और वी कैन से हम क्या बोलेंगे? डिवाइड बाय 10 करते जाओ। ठीक है, तो ये यूनिट आती जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम नया वाला सिस्टम पढ़ रहे हैं, मैट्रिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, जहां पर हमने अभी एनालिटिकल वे बैलेंस देखा, वेट बॉक्स देखा, उसके बाद हमने किलोग्राम देखा। तो ये सब ड्रग्स के लिए, वो जो पाउडर वाली ड्रग है उसके लिए था। क्या हमने यहाँ पर कहीं भी मेजरमेंट करी क्या लिक्विड वाली? नहीं करी ना। अब लिक्विड के लिए बात करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम मतलब लिक्विड की बात हो रही है, और नए सिस्टम में हम लिक्विड को, मतलब कि मैट्रिक सिस्टम में हम लिक्विड को किस तरह से मेजर करेंगे? लीटर में मेजर करेंगे। इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो लीटर होती है। देखो, जो पाउडर था नए सिस्टम में, जो हमारा ड्रग था उसके लिए क्या था? किलोग्राम। पर जो हमारा लिक्विड है उसके लिए क्या है? लीटर। तो जो नया सिस्टम है उसमें किलोग्राम और लीटर में बात हो रही है। ड्रग्स के लिए जो पाउडर फॉर्म है उसमें किलोग्राम, और जो लिक्विड है उसके लिए लीटर। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी एंड ऑल मेजर ऑफ कैपेसिटी आर डिराइव्ड फ्रॉम इट। जैसे कि 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, ये तो आपको पता होगा। क्योंकि आप फार्मासिस्ट है, बहुत देर हो गई थी, वापस बोल देता हूँ, क्योंकि आप फ्यूचर फार्मासिस्ट है, आपको ये सब पढ़ना है, आप ही को ये सब करना है। क्योंकि मान लीजिए आपको एक डोजेस फॉर्म बनाना है, जैसे पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल की आपने टैबलेट बना ली, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। अब पैरासिटामोल का आपको लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाना है, तो आप ही को बनाना है। तो मतलब आपको एक डोजेस फॉर्म से दूसरा डोजेस फॉर्म भी बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है, a pharmacist sometime requires to convert a formula from one system to other system or to dispense prepared doses form like mixture, लोशन, ऑइंटमेंट इन सुटेबल इक्विवेलेंट डोज। फार्मासिस्ट को कई बार क्या करना पड़ता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना पड़ता है। जैसे मैट्रिक्स से आप पुराने वाले में चले गए, पुराने वाले से आप नए वाले में आ गए, क्योंकि डोजेस फॉर्म तो आप ही को बनाना है, तो आपको सारी यूनिट याद रखनी पड़ेगी, है ना। किलोग्राम, लीटर और एलबी, जो भी होता है, जितने भी यूनिट होती है वो सब आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप फार्मासिस्ट हैं। और आपको अगर पुराने सिस्टम का प्रिस्क्रिप्शन देख के नई दवाइयां बनानी है तो भी आपको यूनिट याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि नए सिस्टम में तो किलोग्राम और लीटर में काम हो रहा है, पुराने में तो बहुत अलग अलग यूनिट थी, है ना। आगे चलते हैं। अब ये टेबल बना देना आप, नए सिस्टम में टेबल बनानी है लिक्विड के लिए। देखो, 1 ड्रॉप का मतलब होता है, अगर मैं एपो वाले भैया में देखूं, पुराना सिस्टम था ना एपो वाले भैया का, उनमें देखूं तो उसमें लिखते हैं 1 मिनिम, है ना। और मेट्रिक मेजर में देखूं तो 0.06 ml होता है। अभी जो हमारा नया वाला है ना, ये लिक्विड वाला, ये लीटर वाला,
इसमें अगर मैं देखूं तो 0.06 ml होता है। वहीं अगर मैं बात करूं 1 टी स्पूनफुल, तो इसका मतलब होता है, अगर एपो वाले भैया के सिस्टम में देखूं तो 1 FL 1 फ्लोट DR। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक सिस्टम में देखूं तो 5 ml होता है इसका मतलब। फिर आ गया 1 डेजर्ट स्पूनफुल, तो मैट्रिक सिस्टम जो नया सिस्टम है जो लीटर ml में चलता है उसमें तो 8 ml और इसमें 2 FL DR। फिर 1 टेबल स्पून फुल, यहाँ पर 4 FLDR, यहाँ पर 15 ml। फिर 1 टी कप फुल, एक पूरा चाय का कप, 1 टी कप फुल, तो वो हो गया 4 FL OZ एपो वाले भैया में, और हमारे मैट्रिक मेजर में हो गया 120 ml। तो ये टेबल छोटी सी याद रख लेना, ये आपको अच्छे से नंबर दिला देगी, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी आपको थोड़ी कम मिलेगी। हालांकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दी है, एनालिटिकल वेवलेंस में बताई, उसके बाद वेइंग बॉक्स में बताई, पर फिर भी ये जब आप टेबल फॉर्म में आंसर लिख के आते हो ना, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये 4 वर्ड से तो याद रखना है, 5 ml, 8 ml, 15 ml, 120 ml, है ना। 1 1 2 4 4, 1 2 का 4 कर लोगे याद, तो मुझे भरोसा है तुम पे। चलो, अब परसेंटेज रेट पर 100 इज ए कन्वीनियंट मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। हमने सिलेबस देखा था, सिलेबस में एक लाइन थी परसेंटेज बेस्ड मेजरमेंट, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, ये 4 लाइन लिखनी है बस। क्योंकि मान लीजिए आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, अब इस सॉल्यूशन में आपको पूछा है कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो कि कम अमाउंट में है, उसका कंसंट्रेशन बताओ। या फिर आपको एक डोजेस फॉर्म दे रखा है, इस डोजेस फॉर्म में बोला है कि इसके अंदर जो पोटेंट ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन बताओ। या फिर आपको द क्वांटिटी ऑफ एन इंग्रेडिएंट इन ए मिक्सचर, एक मिक्सचर में इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी बतानी है। ध्यान से सुनना, 3 चीजें हैं, या तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बतानी है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बतानी है, क्लियर। उसके बाद अमाउंट ऑफ पोटेंट ड्रग इन अ डोजेस फॉर्म, एक डोजेस फॉर्म में पोटेंट ड्रग का कितना अमाउंट है वो बताना है। या फिर द क्वांटिटी ऑफ एन इंग्रेडिएंट इन अ मिक्सचर, एक मिक्सचर में कितना इंग्रेडिएंट है, कितनी क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट है वो बताना है। तो आपको तीनों में क्या करना है, मेजरमेंट करना है, पता लगाना है, पता लगाना है कि कितना पोटेंट ड्रग है, पता लगाना है कि कितना सॉल्यूट है, पता लगाना है कि कितना इंग्रेडिएंट है एक मिक्सचर में। तो आप कैसे पता लगाएंगे, परसेंटेज बेस्ड सिस्टम से, जैसे कि परसेंटेज ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या है सॉलिड, तो सॉलिड को किस में लिखेंगे, वेट में। फिर क्या है लिक्विड, लिक्विड को किस में लिखेंगे, वॉल्यूम में। अब देखो, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड को किस में लिखेंगे, वेट में। फिर सॉलिड को किस में लिखेंगे, वेट, तो वेट बाय वेट। फिर देखो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को किस में लिखेंगे, वॉल्यूम में। सॉलिड को किस में लिखेंगे, वेट में, तो वॉल्यूम बाय वेट। फिर देखो लिक्विड लिक्विड, वॉल्यूम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इजी है ना, कर लोगे। बस ये 4 लाइनें लिखनी है और ये 4 बातें बतानी है। अब आता है आपका एलिगेशन मेथड, और इस मेथड को समझना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कैलकुलेशन समझोगे आप, क्योंकि ये मेथड समझी तभी इसका फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फिर आगे प्रूफ स्पिरिट है, उसका फॉर्मूला समझोगे, उस मेथड को समझोगे, उसका मतलब समझोगे, तभी उसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो अब आपको फॉर्मूला समझना है, थ्योरी समझनी है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखनी है। तो बिल्कुल एकदम ध्यान से तैयार हो जाओ, चलो शुरू करते हैं। चलो, तो आपको दिखा रहा हूं मैं सबसे पहले एलिगेशन मेथड, ठीक है। दिस मेथड इज रिकमेंडेड फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग द कैलकुलेशन। अब देखो यहां पर क्या करना होता है, आपको यहां पर एक ही ड्रग का अलग अलग कंसंट्रेशन दिया हुआ है। यहां पर पढ़ना लाइन, व्हेन कैलकुलेशन इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ 2 सिमिलर प्रिपरेशन, जैसे मान लीजिए पीसीएम है पैरासिटामोल, इधर भी क्या है पीसीएम है, 2 सिमिलर प्रिपरेशन है, इन दोनों को मिक्स कर दी। मिक्सिंग ऑफ 2 सिमिलर प्रिपरेशन, पीसीएम पीसीएम दोनों सिमिलर है, दोनों को मिक्स कर दिया। पर फर्क क्या है कि एक का कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरे का कंसंट्रेशन कम है। जैसे मान लीजिए एक का कंसंट्रेशन है 90% और दूसरे का कंसंट्रेशन है आपका 50%, मतलब कि एक का कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरे का कंसंट्रेशन जो है कम है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहां पर वही लाइन लिखी है, व्हेन कैलकुलेशन इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ 2 सिमिलर प्रिपरेशन, 2 सिमिलर प्रिपरेशन का मिक्सिंग करा, जिसमें दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है, एक की स्ट्रेंथ ज्यादा है, एक की स्ट्रेंथ कम है। सो व्हेन मिक्सिंग ऑफ 2 सिमिलर प्रिपरेशन, जिन दोनों की स्ट्रेंथ अलग होगी, है तो सेम पर उनकी स्ट्रेंथ अलग होगी, ठीक है। तो वहां पर आप एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे।
तो एलिगेशन मेथड को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ए नाम का ड्रग है ना, और इधर भी आप ए नाम का ही ले लीजिए क्योंकि दोनों सेम होते हैं ना, मिक्सिंग ऑफ टू सिमिलर प्रिपरेशन, ठीक है। तो दोनों तरफ ए नाम का ड्रग है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये जो है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है पर इधर वाले की कंसंट्रेशन कम है। हमने बोला था कि दो सिमिलर इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है, दोनों का सिर्फ कंसंट्रेशन अलग होगा। तो एक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक का कंसंट्रेशन कम है। तो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको हमने बोला स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन, और जिसका कंसंट्रेशन कम है उसको हमने बोला वीक कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका ज़्यादा है तो हमने क्या बोल दिया, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन। इसका कम है तो हमने क्या बोल दिया, वीक और लो कंसंट्रेशन, क्लियर। तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों के कुछ बीच का चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, इंटरमीडिएट चाहिए होता है, क्योंकि हमारे पास दो इंग्रेडिएंट है, दोनों सिमिलर है, दोनों की स्ट्रेंथ अलग है बस, है ना। एक की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक की कम है, इतना ही फर्क है। अब हमें चाहिए इंटरमीडिएट। क्या चाहिए होता है हमें, इंटरमीडिएट। तो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन चाहिए, मतलब हमें एक इंटरमीडिएट चाहिए। तो जैसे मान लीजिए जो पहले वाला ए था जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, उसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए 90 है। कितनी है, 90। और जो दूसरा वाला ए था उसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए 40 है। कितनी है, 40। तो पहले वाले की कितनी है, 90, दूसरे वाले की कितनी है, 40 है। तो दोनों सिमिलर, दोनों ए ही हैं, पर एक की 90 है, एक की 40 है। तो ज्यादा किसकी है, 90 की। तो 90 के लिए क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन वाला। ये कौन है, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन वाला। और इधर वाला कौन है, वीक कंसंट्रेशन वाला, लो कंसंट्रेशन वाला। तो हमें क्या चाहिए, इसका इंटरमीडिएट चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला इंटरमीडिएट चाहिए होता है। तो 90 और 40 के बीच में क्या आ रहा है, सर 40 से ज्यादा, 90 से कम, 50 लिख देते हैं, एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा, है ना। तो 90 और 40 के बीच में आ रहा है 50, ठीक है। तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट ढूंढना होता है। अब इंटरमीडिएट कैसे ढूंढेंगे वो हम बताएंगे। इन दोनों की मदद से हमने इंटरमीडिएट ढूंढा। हमें पता है कि एक 90 है, एक 40 है, तो इसके बीच का होगा कुछ। तो हमने इंटरमीडिएट कहाँ से निकाला, इन दोनों की मदद से ही निकाला ना। दोनों जो ड्रग है जो सिमिलर है, बस उनका स्ट्रेंथ डिफरेंट है, उनकी मदद से ही हमने इंटरमीडिएट निकाला। चलिए अब ध्यान से देखना। एक हो गया स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन वाला, कितना लिखा था हमने, 90 मान लीजिए। एक हो गया वीकर कंसंट्रेशन वाला, कितना लिखा था हमने, 40 लिखा था ना, 40 मान लीजिए, ठीक है। एक हो गया स्ट्रॉन्ग, एक हो गया वीक, क्लियर। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है रिक्वायर्ड, मतलब कि इंटरमीडिएट। क्या ढूंढना है, इंटरमीडिएट। तो इस तरह से इंटरमीडिएट को बीच में लिख दो। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में होता है वो होता है हमारे पास स्ट्रॉन्गर, हमारे पास होता है वीकर, है ना, सबसे कमजोर होता है, सबसे ज्यादा होता है। और जो इंटरमीडिएट होता है ना वो भी हमारे पास क्वेश्चन में ही होता है। तो ये तीन चीज हमें क्वेश्चन से मिल जाएगी, स्ट्रॉन्गर, वीकर और इंटरमीडिएट। ये तीनों चीज हमें क्वेश्चन से ही मिलेगी, क्लियर। अब ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग में से इंटरमीडिएट को माइनस करना है और हमारे पास आ जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस रिक्वायर्ड, या फिर आप बोल लीजिए इंटरमीडिएट, ठीक है। ये जो है ना स्ट्रॉन्ग, इसमें से इंटरमीडिएट को माइनस करना है। वापस सुनो, बिल्कुल आराम से, शांत हो जाओ एकदम। हमारे पास क्वेश्चन में एक स्ट्रॉन्गर था, एक क्वेश्चन में वीकर था, लिख लिया। क्वेश्चन में ही इंटरमीडिएट भी था, वो भी लिख लिया। अब ये इधर के दो कैसे निकालने वो देखो। ये तीन तो क्वेश्चन में ही थे, अभी तक हमने कोई तीर नहीं मारा, हमने सिर्फ जो क्वेश्चन में था वो लिख दिया। हमने बस एक पैटर्न में लिखा, इधर स्ट्रॉन्गर, इधर वीकर, इधर जो इंटरमीडिएट था। अब देखो, अब जब मैं स्ट्रॉन्गर से नीचे की तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या करना है, स्ट्रॉन्गर माइनस इंटरमीडिएट, स्ट्रॉन्गर माइनस इंटरमीडिएट, या फिर यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा है तो स्ट्रॉन्गर माइनस रिक्वायर्ड, ठीक है। पर अब जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा ना, ऊपर की तरफ, तब हमेशा ध्यान रखना इंटरमीडिएट में से वीकर को माइनस करना, क्योंकि ये बेचारा तो वैसे ही कमजोर है। इसको क्यों परेशान कर रहे हैं, इसको क्यों आगे कर रहे हैं। कमजोर को लड़ने के लिए आगे करते हो क्या, नहीं करते ना, पीछे रहते बेचारे कमजोर लड़ने के लिए। तो इसको पीछे रखो, तो आगे कौन रहेगा, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट आगे रहेगा, मतलब कि आपका जो भी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है वो आगे रहेगा, पीछे होगा माइनस लोअर कंसंट्रेशन। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आए, ठीक है। क्लियर हो गया, स्ट्रॉन्गर लिख दिया, वीक लिख दिया क्वेश्चन में से, इंटरमीडिएट या रिक्वायर्ड लिख दिया क्वेश्चन में से, स्ट्रॉन्गर माइनस रिक्वायर्ड लिख दिया इधर, और इधर की तरफ उल्टा करना है, रिक्वायर्ड माइनस वीकर करना है, क्योंकि कमजोर को पीछे रखेंगे तो रिक्वायर्ड माइनस वीकर कर दिया। अब ये फॉर्मूला तो आपको क्लियर हो गया, पैटर्न भी आपको क्लियर हो गया। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पार्ट ऑफ 80% एल्कोहल is to be mixed with how many part of 10% alcohol to prepare 40% alcohol। हमें बनाना क्या है, 40% alcohol। तो ये हो गया इंटरमीडिएट, बीच वाला, है ना।
हमारा स्ट्रोंगर कौन सा है 80, हमारा वीकर कौन सा है 10। तो क्वेश्चन में से तीनों चीज मिल गई, 80 मिल गया जो कि स्ट्रोंगर है। देखो एक बार और बता देता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से देखना, ये 80 जो है स्ट्रोंगर है, ये जो 10 है ये आपका वीकर है, और ये जो 40 है ये आपका इंटरमीडिएट है। तीनों चीजें मिल गई। तो स्ट्रोंग को कहाँ लिखेंगे, देखो स्ट्रोंग को यहाँ, वीक को यहाँ, इंटरमीडिएट को यहाँ। तो देखो स्ट्रोंग को यहाँ, वीक को यहाँ, इंटरमीडिएट को यहाँ। ठीक है, फिर हमने क्या करा था, स्ट्रोंग माइनस इंटरमीडिएट, तो 80 माइनस 40। फिर हमने क्या करा था, ये जो वीक है इसको तो पीछे रखेंगे, तो 40 माइनस 10। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो इसका आएगा 30 और इसका आएगा 40। अब ये जो वैल्यू आई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पार्ट्स आए हैं, मतलब कि ये जो आपका 80% एल्कोहल है ना, इसमें आपको 30 पार्ट्स मिलाने हैं, और ये जो आपका 10% एल्कोहल है इसमें आपको 40 पार्ट्स मिलाने होते हैं। बस, तो क्वेश्चन कभी भी आ जाए इसी तरह से करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको स्ट्रॉन्गेस्ट दे रखा होगा, लोएस्ट दे रखा होगा, इंटरमीडिएट दे रखा होगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट माइनस लोएस्ट लिख दोगे, उसके बाद माइनस करके दिखा दिया। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। पर अब इसका टफ क्वेश्चन देखते हैं। सर टफ क्वेश्चन में क्या होने वाला है, डराओ के रहे हो? अरे टफ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना और पूछ लेंगे कि रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml, मतलब कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम पूछ लेंगे। अब क्या पूछ सकते हैं, वॉल्यूम। अभी तो आपको पार्ट्स पूछे थे, पार्ट्स तो आपने बता दिए कि 80% एल्कोहल में 30 पार्ट और 10% एल्कोहल में 40 पार्ट। अब आपको पूछ सकते हैं कि वॉल्यूम कितना है, तो क्वेश्चन में वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछेंगे तो आपको एक वैल्यू और दी जाएगी, जैसे ये दे रखी है 600 ml, ये और दी जाएगी आपको, है ना। चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। तो अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम भी पूछा है तो सबसे पहले शुरू तो ऐसे ही करना है। कैसे, बड़ा ले लिया, छोटा ले लिया, बीच वाला ले लिया, 80 माइनस 40 कर दिया, 40 माइनस 10 कर दिया, 30 और 40 आ गया। पार्ट्स निकालने हैं, पहले निकाल लिए पार्ट्स। अब वॉल्यूम की बारी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू पार्ट। जैसे मान लीजिए मैं 80% के निकाल रहा हूँ, तो 80% के कितने पार्ट आए, 30 पार्ट। 80% के लिए कितने पार्ट आए, 30 पार्ट। तो वॉल्यूम इनटू पार्ट, तो मतलब कितना दे रखा है वॉल्यूम 600, तो 600 इंटू 30 कहाँ से आया, क्योंकि 80% के लिए निकाल रहा हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। टोटल पार्ट क्या हो गया, 30 और 40 मतलब कि 70। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 257.14। क्लियर हुआ। वैसे ही देखो, अब अगर मुझे 10% अल्कोहल के लिए निकालना है, तो 10% अल्कोहल के लिए निकालना है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा है 600 ml, 600 ml मल्टीप्लाई बाय पार्ट्स किसका है 10%, 10% के जो पार्ट है वो है 40, तो 600 इंटू 40 डिवाइडेड बाय क्या है टोटल पार्ट, तो 40 और 30 70, 70 कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। पोज करो, लिखो, फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, आ जाएगा। अब बात करेंगे प्रूफ स्पिरिट की, कि प्रूफ स्पिरिट क्या होता है। सो प्रूफ स्पिरिट इज अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। जैसे मान लीजिए ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, इसमें अल्कोहल भी है, इसमें वाटर भी है। हिंदी में बोलूँ ना, दारू के ऊपर टैक्स, सीधी सी बात है। मैं इंडिया का आदमी हूँ, है ना, अगर मैं कोई बाहर की दारू मंगाता हूँ इंडिया में, तो उसके ऊपर मुझे ड्यूटी देनी पड़ेगी, कंसाइज ड्यूटी, मतलब मुझे टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वर्ड दे रखा है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जो प्रूफ स्पिरिट होता है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो स्पिरिट लिखा है, स्पिरिट का मतलब आपको लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल, मतलब कि दारू की बात चल रही है। अगर आप इंडिया में बाहर से ऐसा कोई प्रोडक्ट मंगाओगे जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज है, तो किस हिसाब से टैक्स लगता है, वो वाली बात चल रही है। ठीक है, तो अच्छे से समझते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन ऑफ प्रूफ स्पिरिट को। चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ स्पिरिट is a mixture of alcohol and water that contain a standard amount of alcohol। एक मिक्सचर है प्रूफ स्पिरिट जिसमें अल्कोहल भी होता है और वाटर भी होता है। जो वाटर होता है और जो अल्कोहल होता है ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। जो अल्कोहल यहाँ पर होता है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, फिक्स्ड अमाउंट में होता है। तो प्रूफ स्पिरिट क्या होता है, प्रूफ स्पिरिट इज अ मिक्सचर इन विच अल्कोहल एंड वाटर इज मिक्स्ड, एंड जो अल्कोहल होता है वो एक स्टैंडर्ड अमाउंट में होता है। ठीक है,
वापस पढ़ देता हूँ। प्रूफ स्पिरिट इज अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर दैट कंटेन अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अल्कोहल। उसके बाद अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करूं तो वहां पर 50% एथेनॉल होता है। ठीक है, हमने बोला ना कि स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अल्कोहल होगा, तो यूनाइटेड स्टेट में कितना मानते हैं, 50% को एक स्टैंडर्ड अमाउंट मानते हैं। पर अगर ब्रिटेन की बात करूं, कनाडा की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो वहां पर 57.1% को एक स्टैंडर्ड परसेंटेज माना जाता है। शुरू में मैंने आपको बोला कि प्रूफ स्पिरिट और कुछ भी नहीं है, एक मिक्सचर है अल्कोहल और पानी का। फिर मैंने आपको बोला कि अल्कोहल जो है एक स्टैंडर्ड अमाउंट में होता है। फिर मैंने आपको बोला कि वो स्टैंडर्ड अमाउंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स में 50% होता है और ब्रिटेन, कनाडा और इंडिया में 57.1% होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर आपका 57.1% एग्जैक्ट आ रहा है, कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर में अल्कोहल का परसेंटेज 57.1% आ रहा है, तो वो प्रॉपर है ना। पर अगर 57.1 से ज्यादा आ रहा है तो वो ओवर प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ओवर प्रूफ। और अगर 57.1 से कम आ रहा है तो वो अंडर प्रूफ हो गया। ध्यान से देखना, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं, मेरा काम ही यही है। ये एक मिक्सचर है जिसमें आपका अल्कोहल भी है और पानी भी है। अगर इस मिक्सचर में अल्कोहल 57.1% आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि इंडिया में इतना अल्कोहल चलता है, इंडिया में इतना एथेनॉल चलता है, अल्कोहल चलता है। ठीक है, पर अगर 57.1 से ज्यादा अल्कोहल का कंसंट्रेशन है इस मिक्सचर में, तो ये हो गया ओवर प्रूफ। क्या हो गया, ओवर प्रूफ, क्योंकि अल्कोहल ज्यादा है। और वहीं अगर अल्कोहल 57.1 से कम है, इंडिया की लिमिट से कम है, तो ये हो गया अंडर प्रूफ। क्लियर। देखो यहाँ पर लिखा है ओवर प्रूफ, मतलब कि 57.1% से ज्यादा। और ये जो 57.1% से ज्यादा होता है, ये आपके देसी दारू में होता है। एरेक मतलब देसी दारू, ठीक है। और कॉकटेल्स वगैरह बनाने के काम आते हैं। तो जो ये दारू वगैरह होती है, देसी दारू होती है, कॉकटेल्स होती है, इसमें ओवर प्रूफ कंसंट्रेशन होती है, मतलब कि 57.1% से ज्यादा आपको इथाइल अल्कोहल देखने को मिलेगा। ठीक है, और वी कैन से अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो जब आप इंडिया में ये दारू मंगाते हैं या इंडिया से बाहर किसी भी देश में भेज भी रहे हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, अगर आप जब भी स्पिरिट का मतलब कि अल्कोहल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल होता है। वहां पर आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, एक्साइज टैक्स देना पड़ता है। एक ही बात है, आप टैक्सेबल लिखिए, एक्साइज ड्यूटी लिखिए, एक्साइज टैक्स लिखिए, एक ही बात है, ये सरकार को टैक्स देना पड़ता है। टैक्स इज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ स्पिरिट प्रेजेंट। जितना स्पिरिट होगा उतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। फॉर एक्साइज ड्यूटी, अगर हमें टैक्स लेना है, अगर सरकार को टैक्स लेना है, तो सरकार कैलकुलेट करेगी कि इसमें कितना अल्कोहल का परसेंटेज है। So for excise duty or tax purpose, the strength of alcohol is calculated in term of proof strength। किस टर्म में हम कैलकुलेट करेंगे, प्रूफ स्ट्रेंथ हम निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल भी है और वाटर भी है, तो हमें उस मिक्सचर का प्रूफ स्ट्रेंथ निकालना होता है। अगर वो प्रूफ स्ट्रेंथ 57.1 है, मतलब कि वो हमारे इंडिया के लिए बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टैक्स तो लगेगा, पर वो ओवर प्रूफ नहीं है, अंडर प्रूफ नहीं है, वो नॉर्मल है। अगर 57.1% से ज्यादा अल्कोहल है, ओवर प्रूफ, जो कि रम बनाने में या फिर कॉकटेल्स बनाने में या फिर देसी दारू बनाने में काम आता है। और अगर 57.1 से कम परसेंटेज है अल्कोहल का, तो अंडर प्रूफ होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। इसका फॉर्मूला है, प्रूफ स्ट्रेंथ निकालने के लिए, प्रूफ स्ट्रेंथ क्यों निकालते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए। तो प्रूफ स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, कितना अमाउंट अल्कोहल है, माइनस 100, उससे पहले मल्टीप्लाई बाय 1.753। तो फॉर्मूला होता है प्रूफ स्ट्रेंथ का, प्रूफ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इनटू 1.753 माइनस 100। ये आपका प्रूफ स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर आपको प्रूफ स्ट्रेंथ पूछा है, प्रूफ स्ट्रेंथ अगर आपको पूछा है तो आप इजीली निकाल लोगे कि जो भी परसेंटेज है अल्कोहल का, मल्टीप्लाई बाय 1.753 माइनस 100, यही आप करोगे। पर अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज ऑफ अल्कोहल दे दिया और आपसे पूछ लिया कि प्रूफ स्ट्रेंथ कितना है, तो भी आप निकाल सकते हो। सीधी सी बात है, ये निकालना है तो निकाल रहे हो, अगर ये निकालना होगा तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर आपको क्लियर होगा। फॉर्मूला याद रख लेना, ये फॉर्मूला है
कि अगर आपको प्रूफ स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, एक्साइज टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि स्पिरिट अल्कोहल है, अल्कोहल का कंटेंट अगर इंडिया में आएगा या जाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में कैसे टैक्स लगेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइंड द स्ट्रेंथ, क्या पूछा है आपसे, स्ट्रेंथ पूछा है, मतलब कि प्रूफ स्ट्रेंथ पूछा है ना। तो आपको क्वेश्चन में प्रूफ स्ट्रेंथ निकालना है, फॉर्मूला तो हमारे पास है ही। तो फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल इन टर्म्स ऑफ प्रूफ स्पिरिट, ठीक है। तो हमें क्या दे दिया, 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो 95 माइनस 100 बाद में है, पहले क्या है मल्टीप्लाई बाय 1.753। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66.53, और 66.53 आंसर आ रहा है, मतलब कि आप खुद देख सकते हैं 66.53 का मतलब क्या होता है, 66.53 का मतलब है कि वो 57.1 से ज़्यादा है। इंडिया में जो अल्कोहल होता है नॉर्मल जो कंसंट्रेशन सेट करी गई है उससे ज़्यादा है, मतलब कि वो ओवर प्रूफ है, क्योंकि हमने बोला था 57.1% से ज़्यादा आएगा तो ओवर प्रूफ है। मैं वापस आपको समझा देता हूँ, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, फॉर्मूला लगाना बहुत ईजी है। अब एक बात ध्यान से सुनना कि फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी हमारा आंसर आ रहा है, अगर आंसर हमारा 57.1 से ज़्यादा आ रहा है मतलब कि वो ओवर प्रूफ हो गया, अगर आंसर हमारा 57.1 से कम आ रहा है मतलब वो अंडर प्रूफ हो गया, ठीक है। और अगर हमारा आंसर जो है पॉजिटिव में आ रहा है तो भी वो ओवर प्रूफ है, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो भी ओवर प्रूफ है, अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो भी अंडर प्रूफ है। तो दो चीजों से हम पता लगा सकते हैं, अगर 57.1 से ज्यादा है अल्कोहल का कंसंट्रेशन तो क्या हो गया ओवर प्रूफ, तो क्या हो गया पॉजिटिव, और अगर 57.1 से कम हो गया तो क्या हो गया अंडर प्रूफ, या फिर अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो भी क्या हो गया अंडर प्रूफ। क्लियर। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन हमने सोल्व किया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, परसेंटेज आपको दे दिया था 95%, तो 95% माइनस 1.753, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1.753 माइनस 100, इस तरह से हमने कर लिया। 95 लिखा, मल्टीप्लाई किया, माइनस करा, आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो 95 लिखा, मल्टीप्लाई किया, माइनस 100 किया, आंसर आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द रियल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ पूछा है, क्या पूछा है, स्ट्रेंथ पूछ लिया, ठीक है, प्रूफ स्ट्रेंथ ही पूछा है। पर यहाँ पर आपको 30 ओपी और 40 यूपी दे रखा है, मतलब कि ओवर प्रूफ और अंडर प्रूफ आपको पहले ही दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको 30 ओवर प्रूफ दे रखा है और 40 अंडर प्रूफ दे रखा है। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला है हमारा प्रूफ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल मल्टीप्लाई बाय 1.753 माइनस 100। ये फॉर्मूला याद रखना है तो सब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 30 ओपी और 40 यूपी, ठीक है। चलो लगा के देखते हैं। अब हमें यहाँ पर प्रूफ दे रखा है, प्रूफ स्ट्रेंथ दे रखा है 30, मैं आपके सामने लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा। ये कितना दे रखा है, मैं सबसे पहले इसके लिए बात करूँ तो 30, तो 30 इक्वल्स टू, फिर क्या दे रखा है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, ये हमें निकालना है। फिर क्या है मल्टीप्लाई बाय 1.753, फिर क्या है माइनस 100। अब ध्यान से सुनना, आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है, बाकी सब आपको दे रखा है, क्योंकि आपको 30 ओपी दे रखा है, 30 ओपी दे रखा है मतलब आपको प्रूफ स्ट्रेंथ दे रखा है यहाँ पर, है ना। तो पहले 30 ओपी के लिए बात करूँ तो 30 इज इक्वल टू, ये निकालना है मल्टीप्लाई बाय 1.753 माइनस 100। अब ध्यान से देखो 30 यहाँ पे लिखा है, ये माइनस 100 जब इधर आएगा कैलकुलेशन में तो ये प्लस 100 हो जाएगा, तो 100 प्लस 30 इज इक्वल्स टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 1.753। बेसिक मैथ है, पता है 100 इधर आएगा, ठीक है। अब ये 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा 130, 130, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई में है जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में आता है, ये बेसिक मैथ है ना। 1.753 इज इक्वल्स टू परसेंटेज, तो हम परसेंटेज आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं 130 1.753, 130 डिवाइडेड बाय 1.753, आंसर आएगा 74.15। क्या आएगा 74.15। ये आपकी परसेंटेज निकल गई। वैसे ही दूसरे के लिए भी निकाल लूंगा, कोई भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो दूसरे के लिए कैसे निकालूंगा, अब आप निकालो मेरे साथ साथ। 40 के लिए निकालने हैं, और 40 क्या है यहाँ पर अंडर प्रूफ है। अब एक बात ध्यान रखना 40 अंडर प्रूफ है, अंडर प्रूफ का मतलब होता है कि माइनस में आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला अंडर प्रूफ होता है कोई भी तो वो किस में आता है नेगेटिव में आता है, तो 40 माइनस में आएगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला में पुट करते हैं, आपको प्रूफ स्ट्रेंथ दे रखा है -40 इज इक्वल्स टू परसेंटेज आपको निकालना है,
मल्टीप्लाई बाय 1.753 इनटू हो गया ये, उसके बाद -100, ठीक है, ये आपको दे रखा है। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि अंडर प्रूफ है, अंडर प्रूफ को माइनस में लिखते हैं। तो -40 इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू 1.753 -100, ठीक है। अब देखो ये -100 है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? +100, तो +100 और माइनस का 40 है इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू 1.753, ठीक है। अब ये +100 और -40 कितना हो गया? +60, तो +60, अब ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.753 इज इक्वल टू परसेंटेज। तो आप देख सकते हैं 60 डिवाइड बाय 1.753, 60 डिवाइड बाय 1.753, आंसर आ जाएगा 34.23 परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब उसके बाद लास्ट टॉपिक रह गया है आपका आइसोटोनिसिटी। अब आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉनिक का मतलब होता है प्रेशर, मतलब कि प्रेशर सेम होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए ये इंजेक्शन है ना, ये इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को मैं मेरी वेंस में देने वाला हूँ। अरे सर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं कर रहा, दे रहा हूँ, देखो लगा दिया। पर ये जो इंजेक्शन मैंने लगाया है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेरी बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, आइसोटोनिसिटी होनी चाहिए। जो भी फ्लूइड में अपने अंदर इंजेक्ट कर रहा हूँ, अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहा हूँ, उस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर और मेरे बॉडी के फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम बराबर होना चाहिए, एकदम आइसोटोनिक होना चाहिए। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सिमिलर प्रेशर। जो भी फ्लूइड मैं मेरी बॉडी में इंजेक्ट कर रहा हूं, उस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर, मेरी बॉडी के फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों आइसोटोनिक होने चाहिए, दोनों प्रेशर बराबर होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए 3 कंडीशन आती है, ठीक है। मेरे अंदर, मेरी बॉडी में जो आरबीसी है ना, वो आरबीसी श्रिंक भी हो सकती है, फट भी सकती है। तो इस सब से बचने के लिए, अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक लाइन लिखी है, वो पढ़िए पहले। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्यूशन है 0.9% सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, इज प्रैक्टिकली आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। हमारे ब्लड प्लाज्मा से, हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है, हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैच कर लिया साइंटिस्ट ने। कैसे मैच कर लिया? उन्होंने क्या करा, एक सॉल्यूशन बनाया 0.9% NaCl का, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है 0.9% NaCl का, ये हमारे बॉडी फ्लूइड से आइसोटोनिक होता है। क्या बात है? मतलब कि अगर 0.9% NaCl फ्लूइड है और वो हमारी बॉडी से आइसोटोनिक है, तो हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ठीक है। पर अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में ये 0.9% NaCl का सॉल्यूशन अगर ज्यादा हो गया, 0.9% से ज्यादा हो गया, तो क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। और अगर 0.9% से कम हो गया तो क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। ये दोनों बातें ध्यान रखना। जब सेम है, 0.9% NaCl का सॉल्यूशन है और हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है, दोनों सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो आइसोटोनिक। अब अगर 0.9% NaCl से कम है तो हाइपोटोनिक, ज्यादा है तो हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? 0.9% NaCl से ज्यादा। और हाइपोटोनिक क्या होता है? 0.9% NaCl से कम, ठीक है। यहां पर लिखा भी है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड, उसको बोलेंगे हाइपर, क्योंकि 0.9% से ज्यादा। और अगर 0.9% से कम हुआ, लेस हुआ, तो उसको बोलेंगे हाइपो। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। पर हमेशा ध्यान रखना, होना कैसे चाहिए? आइसो। क्योंकि अगर मान लीजिए हाइपो हाइपर हुआ तो क्या होगा? देखो, आइसो होता तो हमारे जो आरबीसी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी आरबीसी एकदम नॉर्मल, एकदम चिल है, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी फ्लूइड डालो, आइसोटोनिक फ्लूइड है, तो हमारी आरबीसी को कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप वहीं अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं, मतलब कि 0.9% NaCl के ज्यादा, ज्यादा वाला है ना, ज्यादा, हाइपर उसी को कहेंगे ज्यादा। तो अगर ज्यादा डालोगे तो क्या होगा? आपकी आरबीसी जो है श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुरझा जाएगी, इस तरह से श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्यों होता है ऐसा, वो भी सुन लो ध्यान से। कैसा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक। अब हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ जो मोमेंट होता है ना, वो लो टू हाई होता है। वाटर का जो मोमेंट होता है वो कैसा होता है? लो टू हाई होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में जो वाटर का मोमेंट होता है वो कैसे होता है? लो टू हाई होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। अब सपोज करो
ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा है? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब ज्यादा वाला। 0.9% NaCl से ज्यादा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और इसमें आरबीसी रख दी इस तरह से। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि यहां पर जो वाटर का मोमेंट होता है वो लो टू हाई होता है, मतलब कि कम से ज्यादा की तरफ मोमेंट होता है। ठीक है, ज्यादा कहां पर है? सॉल्यूशन बाहर है। बाहर क्या है? हाइपरटोनिक। आरबीसी के अंदर क्या है? कम है। यहां लिख देता हूं मैं, आरबीसी के अंदर जो है कम है, और बाहर जो है ज्यादा है, क्योंकि बाहर कैसा है? हाइपरटोनिक। तो मोमेंट कैसा होता है? लो टू हाई, मतलब कम से ज्यादा की तरफ। तो आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड होगा ना, वो फ्लूइड निकल निकल के बाहर आ जाएगा। ये जो अंदर फ्लूइड होगा वो फ्लूइड निकल निकल के बाहर आ जाएगा, और इसी चक्कर में आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। तो आरबीसी श्रिंक क्यों हो रही है? जब आरबीसी हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाली, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब 0.9% NaCl से ज्यादा, और अगर ज्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो उस कंडीशन में हमें भी पता है कि मोमेंट जो होती है वो लो टू हाई होती है। लो कहां पर है? हमारे आरबीसी के अंदर। हाई कहां पर है? बाहर। तो कम से ज्यादा की तरफ मोमेंट होगी, आरबीसी से फ्लूइड रिलीज होगा, और आरबीसी जो है श्रिंक हो जाएगी। तो जब हाइपरटोनिक कंडीशन हो तब आरबीसी श्रिंक हो जाती है। और वहीं अगर एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हाइपो कंडीशन है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या हो गया? 0.9% NaCl से कम। तो ये क्या हो गया? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। और यहां पर अगर मैं आरबीसी को रखता हूं, तो मूवमेंट कैसे होती है? कम से ज्यादा की तरफ। बाहर क्या सॉल्यूशन है? कम वाला सॉल्यूशन है। तो कम से ज्यादा की तरफ मतलब अंदर की तरफ जाएगा, आरबीसी के अंदर जाएगा। तो आरबीसी कैसी हो जाएगी? स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी, और फूल के फट जाएगी। तो आपने देखा कि अगर ज्यादा सॉल्यूशन रखोगे तो आरबीसी मुरझा जाएगी, अगर कम सॉल्यूशन रखोगे तो आरबीसी फूल जाएगी और फट जाएगी, और आरबीसी की डेथ हो जाएगी। इसलिए हमेशा आइसोटोनिक सॉल्यूशन रखना होता है। ये देखो, जब हाइपर रखा तो आरबीसी मुरझा गई, और जब हाइपो रखा तो आरबीसी सारी फूल गई, क्योंकि वाटर अंदर आ गया और इधर वाटर बाहर निकल गया। क्लियर? तो हमेशा हमेशा हमें ध्यान रखना होता है कि आइसोटोनिक ही होना चाहिए। किस किस केस में ज्यादा ध्यान रखना होता है? स्पेशली जब हम आईवी का इंजेक्शन दे रहे हैं, तो कोई 19-20 नहीं चलेगा। 100% आइसोटोनिक होना चाहिए इन केस ऑफ आईवी, इन केस ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शंस। ठीक है, अगर हम सब क्यूटेनियस दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि सब क्यूटेनियस में क्या होता है कि स्किन के टिश्यू के अंदर हम दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत चलेगा, सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जा रहा, पर होना तो आइसोटोनिक ही चाहिए। और इंट्रामस्कुलर में भी थोड़ा बहुत चलेगा, पर होना तो आइसोटोनिक ही चाहिए। 19-20 का फर्क चलेगा, है ना? फिर सॉल्यूशन यूज फॉर नेजल ड्रॉप। नेजल ड्रॉप अगर आप ले रहे हैं, 19-20 का फर्क चलेगा, वैसे नहीं हो तो ही अच्छा है, आइसोटोनिक ही होना चाहिए। और आई ड्रॉप के लिए भी मैं सेम बोलूंगा, 19-20 चलेगा पर आइसोटोनिक ही होना चाहिए। मेन मुद्दा यही है कि आइसोटोनिक ही होना चाहिए। पर अगर आपको गलती की गुंजाइश है, थोड़ी बहुत गलती हो गई, तो गलती की गुंजाइश सिर्फ 3 जगह है आपका: सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और आई ड्रॉप। नेजल ड्रॉप में भी नहीं और आईवी में भी नहीं। यहाँ गलती की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ परफेक्ट आइसोटोनिक, और बहुत थोड़ा सा माइनर सा चेंज हो रहा है तो वो इन 3 में धक सकता है, चल सकता है कि हाँ चलो धका लेते हैं, निकाल देते, कोई बात नहीं। ये 3 जगह, क्योंकि ये सीधा सर्कुलेशन में नहीं जा रहा। आगे चलते हैं। फिर आपका कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। तो मतलब कि ये कहा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी आप आइसोटोनिसिटी मेंटेन कर सकते हैं। एक तो हमने क्या देखा? 0.9% NaCl का सॉल्यूशन। एक दूसरा क्या है? -0.52 डिग्री सेल्सियस पे आप ले आइए, आइसोटोनिसिटी मेंटेन हो जाएगी। हमारे लेक्राइमल फ्लूइड से भी मेंटेन हो जाएगी, और हमारे ब्लड सीरम से भी आइसोटोनिसिटी मेंटेन हो जाएगी। तो अगर आपको आइसोटोनिसिटी मेजर करनी है, मेंटेन करनी है फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर, तो फ्रीजिंग पॉइंट में आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? आप -0.52 डिग्री सेल्सियस तक जाइए। ठीक है, तो आपको ब्लड सीरम की और लेक्राइमल फ्लूइड की आइसोटोनिसिटी मिल जाएगी। मतलब कि -0.52 कर दिया किसी भी आपने सॉल्यूशन को, तो वो आइसोटोनिक हो गया हमारे टीयर से और हमारे ब्लड सीरम से। फिर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड, इससे भी आप मेजर कर सकते हैं। तो इसमें आपको किसका एग्जांपल देना है? इसमें आपको एग्जांपल देना है ये वाला, आरबीसी वाला। ठीक है, ये वाला एग्जांपल उसमें भी लिख सकते हैं आप, ये वाले में, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। एडजस्टिंग सब्सटेंस जैसे सोडियम क्लोराइड, क्योंकि उसी को एडजस्ट करते हैं हम, 0.9% NaCl को, इज इक्वल टू 0.03 m/n।
जहाँ पर m क्या होता है, n क्या होता है लिखा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। फॉर्मूला याद कर लिया, m और n क्या होता है वो याद कर लिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 0.52 माइनस a बाई b, तो a क्या होता है, b क्या होता है वो याद कर लो, बात खत्म। ठीक है, ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये आपने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीटली कवर कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर 2 लेक्चर और हैं। एक लेक्चर है आपका पाउडर इन फार्मास्यूटिकल, पाउडर को डिटेल स्टडी हमने ऑलरेडी करी है। ठीक है, पाउडर का लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप लिख सकते हैं पाउडर इन फार्मास्यूटिक्स बाय डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, और वी कैन से पाउडर बाय डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं, ये यूनिट 2 का लेक्चर है। और उसके बाद आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ये भी यूनिट 2 का लेक्चर है। ठीक है, तो यूनिट 2 का जो लेक्चर 1 था वो तो आज का था, इसको लेक्चर 2 में करवा दूंगा। ये यूनिट 2 का लेक्चर 2 है पाउडर का, और ये यूनिट 2 का लेक्चर 3 है लिक्विड डोजेस फॉर्म का। क्लियर हो गया, मतलब कि यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जाएंगे यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट 2 के ये दोनों लेक्चर आपको मिल जाएंगे, पाउडर इन फार्मास्यूटिक्स बाय डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, लिक्विड डोजेस फॉर्म बाय डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। जब आप सर्च करेंगे आपको मैं मिल जाऊंगा, मेरे लेक्चर मिल जाएंगे। इसका कंटेंट आपको फ्री में वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो वेबसाइट विजिट कर लेना। ये यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 3 में। वेबसाइट पे सब कुछ मिलेगा, वेबसाइट जाना, वेबसाइट को विजिट करना www.depthofbiology.com। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।